अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। आज के सेशन में हम चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 करेंगे लैंड रेवेन्यू एक्ट का, और सेक्शन 5 से सेक्शन 18 तक ये चैप्टर्स हैं। अब इसमें हम टेक्स्ट को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये टेक्स्ट बड़ा इजी सा है। इसमें एक्चुअली हमें समझना है क्योंकि डिवीज़न बताई गई है प्रोविंस की, क्लासिफिकेशंस बताई गई हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स की। सो इनको समझना ज़रूरी है। आप अगर इसकी लैंग्वेज पे जाएंगे पढ़ेंगे वो बहुत इजी सी है, आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले डिवीजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे कहा गया है सेक्शन 5 में और सेक्शन 6 में। इसमें ये बताया गया है कि एक सूबे को डिवीजन्स में डिवाइड किया जाएगा, डिवीजन्स को फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट्स को फर्दर डिवाइड किया जाएगा, या तो उनको एक डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीज़न में डिवाइड किया जाएगा या फिर तहसील में डिवाइड कर दिया गया। अब ये देखें, क्लियरली बताता हूँ। प्रोविंस एक सूबा, उसकी डिवीज़न फर्दर की जाएगी डिवीज़न में, जैसे मुल्तान डिवीज़न, फैसलाबाद डिवीज़न। सो ये एक सूबे की मुख्तलिफ डिवीजन्स में उसको डिवाइड किया जा सकता है। कितनी डिवीजन्स बनानी है ये गवर्नमेंट ने करना होता है। उसके बाद डिवीजन्स को फर्दर डिवाइड किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट्स में, ज़िलों में, जैसे खानेवाल ज़िला है, वो ज़िला है। सो ज़िलों में आगे फिर एक डिवीज़न को डिवाइड किया जाएगा, फिर उस ज़िले को फर्दर डिवाइड किया जाएगा या तो सब डिवीज़न में। अब सब डिवीज़न में हो सकता है गवर्नमेंट कहे 2 तहसीलें हैं, 3 तहसीलों की एक सब डिवीज़न बना दे, या फिर गवर्नमेंट ऐसा करे कि एक डिस्ट्रिक्ट को डायरेक्ट तहसीलों में डिवाइड कर दे कि इसकी 10 तहसीलें हैं इस ज़िले की, या उनकी 2-2 3-3 करके उनको 2-2 3-3 तहसीलों को मिला के एक डिवीज़न में डिवाइड कर दे। सो ये डिवीज़न किसने करनी होती है? गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन डिवीज़न करती है। सो ये थी डिवीज़न ऑफ अ प्रोविंस के सूबे की डिवीज़न कैसे होंगी लैंड रेवेन्यू एक्ट के अकॉर्डिंगली। फिर आगे चैप्टर नंबर 3 आ जाता है, ये रेवेन्यू ऑफिसर से रिलेटेड है। इसका पहला पार्ट है अपॉइंटमेंट का। अब इसमें जो सेक्शन 7 है उसमें क्लासिफिकेशन बताई गई है कि रेवेन्यू ऑफिसर्स की क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। अब इसकी मेनली 5 इनकी क्लासेस हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स की। देखिए, सबसे टॉप पे होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इसके मेंबर्स होते हैं और जो सबसे सीनियर मेंबर होता है उसको SMBR कहते हैं। सो ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो होता है वो टॉप पे होगा। ये सूबे में एक ही होता है, हर सूबे में, चाहे पंजाब है, KPK है, उसका एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा। और ये उसके बाद फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बाद आ जाती हैं, हमने क्या क्लासिफिकेशन के हिसाब से पढ़ा है, सूबे में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आ गया। उसके बाद नीचे हमने पढ़ा था सूबे को डिवाइड किया जाएगा डिवीजन्स में, और हर डिवीज़न में कमिश्नर होगा। जैसे मुल्तान डिवीज़न का कमिश्नर है, लाहौर डिवीज़न का, फैसलाबाद डिवीज़न का। सो हर डिवीज़न में एक कमिश्नर होगा, दूसरा रेवेन्यू ऑफिसर। उसके बाद फिर आ जाती है डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर होगा। पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फिर उसके बाद डिवीज़न में आ गया कमिश्नर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में आ गया कलेक्टर। अब ये अगर हम सेक्शन 7 का सब सेक्शन 2 देखें तो उसमें बताया गया है कि ये कलेक्टर्स वाली पावर्स जो है ना, ये उस ज़िले का DC डिप्टी कमिश्नर यूज़ करता है। क्लियर हो गया? पहले आ गया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फिर उसके बाद आ गया दूसरे नंबर पे कमिश्नर, फिर उसके बाद आ गया कलेक्टर। सो 3 रेवेन्यू ऑफिसर्स की क्लासेस होगी। चौथे और 5वें नंबर पे हैं असिस्टेंट कमिश्नर ग्रेड 1, और लास्ट 5वें नंबर पे असिस्टेंट कमिश्नर ग्रेड 2। सो ये 5 क्लासिफिकेशंस बताई गई हैं सेक्शन 7 में। अब इसमें जो पंजाब ने एक अमेंडमेंट की है कि पंजाब ने ये क्लासिफिकेशंस जो है 6 कर दी है। उन्होंने बीच में एक एडिशन की है, कलेक्टर के बाद असिस्टेंट कमिश्नर को भी उन्होंने ऐड कर दिया। बट एनी हो, जो मेन है वो बाकी सारे सूबों में ये 5 क्लासेस हैं ऑफिसर्स की। अब इसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रोविंस में एक होगा, उसके बाद डिवीज़न में कमिश्नर होगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर होगा जिसकी पावर्स कौन यूज़ कर रहा है? डिप्टी कमिश्नर्स। उसके बाद ग्रेड 1 असिस्टेंट कलेक्टर और ग्रेड 2 असिस्टेंट कलेक्टर। सो ये आ गई क्लासिफिकेशन। इसके बाद नंबर 8, अब इनकी अपॉइंटमेंट बता रहे हैं कि
हर ज़िले में, हम पहले ही बता चुका हूँ मैं, इसमें हर डिवीज़न में एक कमिश्नर होगा और हर ज़िले में एक कलेक्टर होगा, जो जिसकी पावर्स कौन यूज़ करता है, डिप्टी कमिश्नर, डीसीज़। सो इनको अपॉइंट कौन करेगा? ऑब्वियसली गवर्नमेंट करेगी। और ये देखें, जब भी गवर्नमेंट ने कोई भी काम करना होगा, ये हमेशा के लिए दिमाग में बिठा लें कि ऐसे नहीं होगा ज़ुबानी कलामी होती हैं। गवर्नमेंट ने जो भी काम करना है, गवर्नमेंट उसका एक नोटिफिकेशन हमेशा इशू करती है। सो ये थ्रू नोटिफिकेशन हर डिवीज़न में कमिश्नर और हर ज़िले में कलेक्टर को अपॉइंट करेगा। सेक्शन 8। सेक्शन 9, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर तो गवर्नमेंट ज़रूरी समझे तो एक डिवीज़न में कमिश्नर तो अपॉइंट करना है, उसके साथ एडिशनल कमिश्नर भी अपॉइंट कर सकती है गवर्नमेंट। और इसी तरह एक ज़िले में जो कलेक्टर अपॉइंट करना है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट चाहे तो एडिशनल कलेक्टर भी अपॉइंट कर सकती है। अगर बड़ी डिवीज़न हो या बड़ा ज़िला हो तो उसमें गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो कर सकती है। और ये जो एडिशनल कमिश्नर और एडिशनल कलेक्टर अपॉइंट किए जा रहे हैं, इनको या तो उस कमिश्नर या उस कलेक्टर की सारी पावर्स दे दी जाएंगी या उनमें से कुछ पावर्स दे दी जाएंगी, जो जैसा गवर्नमेंट मुनासिब समझे। और ये इनकी ये एडिशनल कमिश्नर और एडिशनल जो कमिश्नर लगाए जाएंगे, इनकी जनरल सुपरविज़न जो होगी वो कौन करेगा? कमिश्नर करेगा। सेम लाइक जो ज़िले में एडिशनल कलेक्टर लगाया गया है, उसकी जनरल सुपरविज़न कौन करेगा? वो करेगा कलेक्टर। सो सेक्शन 9। सेक्शन 10 असिस्टेंट कलेक्टर्स। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं सेक्शन 10 में कि गवर्नमेंट जितने चाहे असिस्टेंट कलेक्टर्स जो ग्रेड 1 और 2 के होते हैं वो एक ज़िले में गवर्नमेंट लगा सकती है। वो अगर बहुत बड़ा ज़िला है तो ज़्यादा होंगे, अगर छोटा ज़िला है तो कम होंगे। उसके बाद सेक्शन 11, अब ये कह रहे हैं तहसीलदार। तहसीलदार होता है चीफ़ ऑफिसर ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी रेवेन्यू के मामलात होते हैं किसी भी तहसील में, उनको ये हैंडल करता है तहसीलदार। और इसको पावर्स दी जाती हैं, एक्सप्रेसली पावर्स दी जाती हैं असिस्टेंट कलेक्टर्स की। सो ये तहसीलदार हो गया। फिर नेक्स्ट सेक्शन 12, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल ऑफिसर्स अंडर दिस चैप्टर शैल बी नोटिफिकेशन। मैंने वो आपको पहले ही बता दिया। इसमें सेक्शन 12 में भी ये कह दिया गया कि ये जितनी भी अपॉइंटमेंट करनी है, ये ज़ुबानी गुलामी नहीं होनी, इनमें बाकायदा नोटिफिकेशन इशू किए जाएंगे इनके अपॉइंटमेंट्स के। अब इसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अब इसमें 2 ही सेक्शन है, सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14। अब इसमें बताया गया कि कौन किसके कंट्रोल में होगा, कौन किसके सब सुपरविज़न में होगा। सो सेक्शन 13 में जो हमें बताए गए है, पहली बात कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पे कंट्रोल किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। दूसरी बात इसमें ये बताई है कि जनरल सुपरिटेंडेंट्स, जितने भी बाकी के रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं ना, वो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है टॉप पे जिसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था। उसके बाद जो जितने भी बाकी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, उनकी जनरल सुपरिटेंडेंस और कंट्रोल में वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के होंगे। ये बात हमने याद रखना है कि सूबे में सबसे बड़ी अथॉरिटी रेवेन्यू हायरार्की में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। और जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उस सूबे में, उनको जनरली जो सुपरवाइज़ करेगा और कंट्रोल करेगा वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा। जबकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खुद किसके कंट्रोल में होगा? गवर्नमेंट के। तीसरी बात बता रहे हैं कि डिवीज़न में, एक जो डिवीज़न में जितने भी बाकी रेवेन्यू ऑफिसर्स होंगे उनको कंट्रोल करेगा ये कमिश्नर। सेम लाइक इसी तरह अब कमिश्नर के कंट्रोल के अलावा डिस्ट्रिक्ट में जो कलेक्टर है वो बाकी जितने भी उसके अंडर सारे होंगे रेवेन्यू ऑफिसर्स, उनको कंट्रोल करेगा। इसमें कोई एज सच वो मुश्किल बात नहीं है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा, बाकी सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स जो होंगे वो जनरल कंट्रोल उनका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास होगा। उसके बाद जो डिवीज़न में कमिश्नर के अंडर होंगे बाकी सारे जितने भी उसके डिवीज़न में आ रहे हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स। उसके बाद जो नीचे आ जाएं ज़िले में, तो जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स होंगे वो कमिश्नर के साथ साथ उस ज़िले के कलेक्टर के भी कंट्रोल में होंगे। इसके बाद सेक्शन 14 है पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस एंड विड्रॉ एंड ट्रांसफ़र केसेस के बिज़नेस किसने रेवेन्यू ऑफिसर्स को देना है, किसी केस को कैसे विड्रॉ करना है, कौन विड्रॉ कर सकता है, फिर उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। सो ये सेक्शन 14 में बताया गया। इसमें मेनली जो समझने वाली बात है
बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ये पावर है कि वो सबको बिज़नेस डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि आप कोई किसी को कोई काम कह सकता है कि आपने ये काम करना है। सो मेन पावर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है। इसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसी कोई केस कहीं पे पेंडिंग हो किसी रेवेन्यू ऑफिसर के पास तो उसको विड्रॉ कर सकता है, ये पावर है। लेकिन ये काम उसने करने रिटन ऑर्डर के थ्रू है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, ज़ुबानी कलामी नहीं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर्स को कोई भी बिज़नेस कह सकता है आप ये करोगे। उसके बाद कोई केस पेंडिंग हो तो उसको विड्रॉ कर सकता है। विड्रॉ करके या तो वो खुद उस केस को डिसाइड कर सकता है या फिर वो रेफ़र कर सकता है किसी भी दूसरे रेवेन्यू ऑफिसर के पास, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कर सकता है। सेकेंडली, अब ये जो पावर है केसेस को विड्रॉ करने वाली और ट्रांसफ़र करने वाली, अब ये पावर एक ज़िले में कमिश्नर के पास भी होगी, एक डिवीज़न में कमिश्नर के पास भी होगी और एक ज़िले में कलेक्टर के पास भी होगी। वो भी चाहें तो जो उनकी जुरिस्डिक्शन में रेवेन्यू ऑफिसर्स आते हैं उनके पास जो पेंडिंग केसेस हैं उनको विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करके या वो खुद डिसाइड कर सकते हैं या किसी दूसरे रेवेन्यू ऑफिसर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो ये पावर होती है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास तो है कि वो कोई भी बिज़नेस किसी को भी दे सकता है, कोई भी केस किसी से भी विड्रॉ कर सकता है और किसी दूसरे को भी दे सकता है, खुद भी कर सकता है। बट जो कमिश्नर है और कलेक्टर है, कमिश्नर सिर्फ अपनी डिवीज़न की हद तक किसी भी केस को विड्रॉ कर सकता है, फिर खुद डिसाइड करे या ट्रांसफ़र कर दे। इसी तरह जो कलेक्टर है वो किसी भी ज़िले में किसी भी केस को विड्रॉ करे किसी और रेवेन्यू ऑफिसर के पास, अगर वो पेंडिंग था या तो उसको खुद डिसाइड कर दे या किसी और को पास रेफ़र कर दे। अब लास्ट ही सब सेक्शन 4 में इसमें कहा गया कि ये जो भी पावर्स यूज़ करनी है, जो भी ऑर्डर्स देने हैं इस सेक्शन के अंडर, तो ये उनके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, वो कम्पिटेंट होने चाहिए और जिनको वो बिज़नेस अगर रेफ़र कर रहे हैं वो लोग भी कम्पिटेंट हों। ये ना हो कि एक डिवीज़न का कमिश्नर केस विड्रॉ करके फिर किसी दूसरी डिवीज़न के रेवेन्यू ऑफिसर को भेज दे कि जी आप इसको डिसाइड करो, उसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, वो लोकल है तो उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। सो जिसने भी जो भी ऑर्डर देना है अंडर सेक्शन 14 वो कम्पिटेंट होना चाहिए। नेक्स्ट पे सेक्शन 15 कम्बिनेशन ऑफ ऑफिसेज। अब इसमें सिर्फ इतनी सी बात की गई है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी एक पर्सन को एक से ज़्यादा ऑफिसेज के काम भी दे सकती है। जैसे वो इजाफी चार्जेस नहीं दे सकती, एक वक्त में एक ओहदा भी है और दूसरा ओहदा भी है। सो ये गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है, अगर ज़रूरी हो तो किसी एक बंदे को एक से ज़्यादा ऑफिसेज का चार्ज भी दे सकती है। अब लास्टली इसमें आ गया पावर्स के, पावर्स क्या है इनकी। सेक्शन 16 गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन कन्फर ऑन एनी पर्सन ऑल और एनी पावर्स ऑफ ए कमिश्नर और कलेक्टर अंडर दिस एक्ट। अब इसमें सेक्शन 16 में ये बताया गया कि पहली बात कि गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो थ्रू नोटिफिकेशन किसी भी पर्सन को पावर्स दे सकती है, कमिश्नर की या कलेक्टर की, या तो वो सारी पावर्स दे देगी या कुछ जो उसको ज़रूरी समझेगी वो उसको पावर्स दे सकती है। गवर्नमेंट कमिश्नर और कलेक्टर की पावर किसी भी शख्स को दे सकती है। फिर सेम लाइक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ये पावर है कि वो किसी भी पर्सन को असिस्टेंट कमिश्नर की सारी या उनमें से कुछ पावर्स दे सकती है जो उनको ज़रूरी हो। फिर सब सेक्शन 3 में ये था कि अ पर्सन ऑन होम पावर्स आर कन्फर्ड अंडर दिस सेक्शन शैल एक्सरसाइज दोज पावर विद इन सच लोकल लिमिट्स एंड इन सच क्लासेज ऑफ केसेस एज द गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एज द केस में बी। यानी जो जो उसको पावर्स दी गई हैं और जिस एरिया के लिए दी गई हैं उसने उसी में यूज़ करना है। एज एक्सेप्ट एज अदरवाइज सो डायरेक्टेड सच पर्सन शैल फॉर ऑल पर्पसेस कनेक्टेड विद द एक्सरसाइज देयर ऑफ बी डीम टू ए कमिश्नर और कलेक्टर और असिस्टेंट। यानी इसमें ये कह रहे हैं कि अगर किसी पर्सन को पावर दी गई है कमिश्नर की तो वो यही समझा जाएगा वो कमिश्नर है, अगर किसी पर्सन को पावर दी गई है कलेक्टर की तो वो कलेक्टर ही होगा। फिर उसके बाद अगर किसी को पावर्स दी गई हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से असिस्टेंट कलेक्टर की तो वो असिस्टेंट कलेक्टर ही होगा, उसकी पावर्स जो वो यूज़ कर रहा है। अब सेक्शन 17 इसमें कहा गया है एक्सेप्ट वेयर द क्लास ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स बाई होम एनी फंक्शन इज़ टू बी परफॉर्म्ड इज स्पेसिफाइड इन दिस चैप्टर द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे बाई नोटिफिकेशन डिटरमिन द फंक्शंस ऑफ द। यानी जो फंक्शंस तो कह दिए गए हैं ना किसी रेवेन्यू ऑफिसर्स ने ये परफॉर्म करने हैं वो करने ही करने हैं, उसके अलावा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी नोटिफिकेशन के थ्रू डिटरमिन कर सकता है कि इस क्लास ऑफ के रेवेन्यू ऑफिसर्स ने ये फंक्शन परफॉर्म करना है। यहाँ पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को एक एक्स्ट्रा पावर दी गई है कि जो पावर्स दी गई हैं अंडर लैंड रेवेन्यू किसी भी क्लास ऑफ
रेवेन्यू ऑफिसर्स को, वो तो उन्होंने करनी है परफॉर्म। यहाँ पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आगे नोटिफिकेशन के थ्रू कुछ और भी अगर पावर्स चाहे वो मुनासिब समझे तो वो दे सकता है। अच्छा, सेक्शन 18 रिटेंशन ऑफ पावर्स बाय रेवेन्यू ऑफिसर ऑन ट्रांसफ़र, कि अगर जब रेवेन्यू ऑफिसर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो फिर क्या होगा। व्हेन अ रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ एनी क्लास हु हैज़ अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एनी पावर टू बी एक्सरसाइज इन एनी लोकल एरिया इज़ ट्रांसफर्ड, वो किसी लोकल एरिया में अगर कोई रेवेन्यू ऑफिसर कोई पावर्स यूज़ कर रहा था तो, और अगर उस रेवेन्यू ऑफिसर का ट्रांसफ़र हो जाएगा तो फिर क्या होगा। फ्रॉम दैट लोकल एरिया टू अनदर एज ए रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द सेम और हाई क्लास, उसके पास उसको ट्रांसफ़र किया गया किसी और उसमें एरिया में, या तो उसको सेम रैंक पे उसको ट्रांसफ़र किया गया या उसका रैंक उसकी तरक्की करके हाई रैंक उसको दे दिया और उसको ट्रांसफ़र कर दिया। ही शैल कंटिन्यू टू एक्सरसाइज दोज पावर्स इन दैट एरिया अनलेस द गवर्नमेंट और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एज द केस में बी अदरवाइज डायरेक्ट और एज ही डायरेक्ट, यानी सिंपली कर लें कि जो भी ट्रांसफ़र भी होता है ना तो वो अपनी पावर्स जो उसके पास पहली थी उनको भी यूज़ कर सकता है, अनलेस वो गवर्नमेंट कहे कि नहीं भाई आपने कोई स्पेसिफाई कर दे, या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहे कि आपने ये पावर्स यूज़ करनी है तो उसने वो पावर्स यूज़ करनी है। सो ये बड़े ईजी 2 चैप्टर थे, इसमें हमने 2 ही बातें याद करनी है। एक प्रोविंस को डिवाइड किया जाएगा डिवीजन्स में, डिवीज़न को डिवाइड किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट में। आगे फर्दर जो डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करना है ना वो गवर्नमेंट की ऑप्शन है, या तो उसको सब डिवीजन्स में डिवाइड कर दे, यानी उसमें 2-2 3-3 तहसीलों की एक सब डिवीज़न बना दे, सो इस तरह 2-3 उसकी सब डिवीज़न बना दे, या दूसरी ऑप्शन गवर्नमेंट के पास है कि उसको डायरेक्टली तहसीलों में डिवाइड कर दे कि इस ज़िले की 10 तहसीलें हैं, 5 तहसीलें हैं। सो ये डिवीज़न होगी एक सूबे की। फिर उसके बाद जो दूसरी बात समझने वाली थी, इसमें 5 रेवेन्यू ऑफिसर्स होंगे, टॉप पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसके बाद कमिश्नर होगा हर डिवीज़न में, फिर उसके बाद कलेक्टर होगा हर डिस्ट्रिक्ट में, और कलेक्टर की पावर्स कौन यूज़ करता है, डिप्टी कमिश्नर। उसके बाद नीचे आ जाए तो 2 असिस्टेंट कलेक्टर होंगे ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के, ये तहसील में होते हैं या सब डिवीज़न्स में होते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।